नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में करने जा रहे हैं खुलासा धर्मांतरण गैंग के पूरे नेटवर्क का कि कैसे उमर गौतम ने कानपुर में अपना नेटवर्क खड़ा किया और वो गैंग कैसे उमर गौतम के लिए काम करता था। ऐसे 8 कट्टरपंथी एटीएस की रडार पर आ गए हैं, तो वहीं आपको दिखाएंगे वो सनसनीखेज आरोप जिसमें जिहाद के नाम पर दान लेने की बात सामने आई। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे चोरी का एक ऐसा सेंसर जिससे कार हो जाती है छूमंतर। धर्मांतरण गैंग के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब निकलकर सामने आया वो सनसनीखेज सच जिसमें हुआ है खुलासा कि कैसे उमर गौतम कानपुर को धर्मांतरण के खेल का नया अड्डा बना रहा था, कैसे वो अपने गैंग में शामिल कर रहा था लोगों को जिनके कंधे पर थी धर्मांतरण कराने की जिम्मेदारी, उमर गौतम के मंसूबों को पूरा करने की जिम्मेदारी। ऐसे 8 कट्टरपंथी यूपी एटीएस की रडार पर आ गए हैं। देखिए शिकंजे में 8 कट्टरपंथी धर्मांतरण गैंग के शामिल। धर्मांतरण गैंग फैला शहर शहर। कई राज्यों में खड़ा किया नेटवर्क। नोएडा की बात कानपुर पर थी नजर। कट्टरपंथी भर रहे थे जिहादी जहर। धर्मांतरण गैंग से जुड़े जिहादी सोच वाले अब तक 5 सदस्य यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और इस पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें अब तक पता चला है कि कैसे एक शहर से दूसरे शहर तक और एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस धर्मांतरण गैंग ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। बच्चों पर जिहादियों की नजरबंदी, उमर गौतम के संपर्क में थे कई कट्टरपंथी। अब तक धर्मांतरण गैंग से जुड़े जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें उमर गौतम और काजी जहांगीर के साथ साथ 3 युवा भी शामिल हैं। लेकिन कैसे ये शहर दर शहर अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे थे, उसका खुलासा इनसे पूछताछ के दौरान हुआ है। दरअसल यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में पता चला है कि कानपुर में उमर गौतम अपना नेटवर्क तेजी से खड़ा कर रहा था। कानपुर में 8 कट्टरपंथियों को इस गैंग में शामिल कर लिया गया था। ये 8 कट्टरपंथी धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे थे, गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। धर्मांतरण गैंग को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत नए खुलासे होते ही एक नई तस्वीर सामने आती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि एटीएस और क्राइम ब्रांच की छानबीन में पता चला है कि उमर गौतम को 8 लोग कानपुर शहर में संपर्क कर रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे। कानपुर शहर के 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे और उमर गौतम की सभाओं में इनका काम भीड़ जुटाने का होता था। ये लोग गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। जैसे ये खुलासा हुआ, वैसे यूपी एटीएस के साथ साथ क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए हैं, जिसके बाद लगातार ये 8 कट्टरपंथी जांच एजेंसी की रडार पर आ गए हैं, क्योंकि ये पता चला है कि ये सिर्फ गैंग का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि उसके मंसूबों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे थे। धर्मांतरण गैंग के 8 गुर्गे उमर गौतम के संपर्क में थे। उमर गौतम की सभा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी थी। इन 8 कट्टरपंथियों में से 2 की पहचान मौलवी के तौर पर हुई है और दोनों मौलवी उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर से जुड़े थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच ने जब पूछताछ की है तो तफ्तीश में ये बात सामने आई है और इन 8 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और इन 8 लोगों में 1-2 मौलवी भी हैं।
जो उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर के संपर्क में थे और ये सभाओं में शिरकत भी किया करते थे। लगातार इन 8 लोगों की भूमिका की जांच यूपी एटीएस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण गैंग के आका उमर गौतम के खातों की जांच करने के लिए आयकर विभाग सक्रिय हो चुका है। विदेशी फंडिंग को लेकर जांच हुई तेज। उमर गौतम के खातों की जानकारी एटीएस ने आयकर विभाग को भेजी। जांच में सामने आया है कि उमर गौतम की दोनों संस्थाओं ने जमा नहीं किया आयकर रिटर्न। उमर गौतम के खातों में खाड़ी देशों से बड़ी रकम आई। आरोपियों पर शिकंजा कसने की एटीएस ने की पूरी तैयारी। आरोपियों पर फेमा के तहत हो सकती है बड़ी कार्रवाई। धर्मांतरण मामले में उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर और फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैंक खातों में विदेशों से भेजी गई रकम के हवाला से जुड़े होने के प्रमाण एटीएस को मिले हैं। मुख्य आरोपी उमर गौतम और उसके परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों में भी विदेशी संस्थाओं से रुपए आने की जानकारी मिली है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि उमर की संस्था और ट्रस्ट में जो भी रुपया विदेशों से भेजा जाता था उसका न कोई ऑडिट होता था और न ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता था। लाखों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन पर अब एटीएस ने नजरें गड़ा दी हैं। एटीएस ने उमर गौतम, उसके परिवार के सदस्यों और उसकी संस्थाओं के सभी बैंक खाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर किए हैं। एटीएस के अधिकारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत कार्रवाई के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय मशवरा कर रहे हैं। फिलहाल लगातार इन 5 जिहादी सोच वालों से पूछताछ चल रही है, जिससे इस धर्मांतरण गैंग के एक सुराग को जुटा लिया जाए और पता किया जाए कि अब तक ये धर्मांतरण गैंग कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है, कितने युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका है और कहां-कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक तरफ लगातार धर्मांतरण के मामले के रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दुकानों पर लगे दान पेटी के जरिए फंडिंग की जा रही है। जो पैसा आता है उसका पाकिस्तानी कनेक्शन होने का आरोप भी कौसर हसन मजीदी ने लगाए हैं। इसके बाद पुलिस इन आरोपों की जांच में जुट गई है। जिहाद का दान खाता, कानपुर में प्रयोगशाला। धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़ा आरोप, पाकिस्तान से कनेक्शन का लगा आरोप, दान के पैसे पाकिस्तान भेजने का आरोप। दरअसल ये आरोप सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी की तरफ से लगाए गए हैं और न सिर्फ आरोप लगाए गए हैं बल्कि इससे जुड़ी शिकायत पुलिस से भी की गई है। धर्मांतरण गैंग के मुखिया उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं इसी बीच सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस गैंग पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि धर्मांतरण गैंग और पाकिस्तान की मिलीभगत है। धर्मांतरण के खेल में पाकिस्तान संगठन दावत इस्लामी पर आरोप है। कानपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगे कई दान पात्रों के जरिए जमा की जा रही है रकम। पूरे नगर में दर्जनों स्थानों पर नहीं बल्कि सैकड़ों जगहों पर छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए हैं जो पारदर्शी हैं। उसमें दावत इस्लामी लिखा हुआ है, डोनेशन की अपील है। और कोई चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, बिरयानी की दुकान पर और जगहों पर ये जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने डिब्बे लगा रखे हैं और वो पैसा उससे इकट्ठा करते हैं। और मेरा सवाल इस बात का है कि ये कोई रिलीफ के काम तो करते नहीं, ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? कौसर हसन का आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि कानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दान पात्र लगाए गए हैं और रकम इकट्ठा की जा रही है, बल्कि आरोप है कि जो रकम दान के जरिए आती है उसे पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी को भेज दिया जाता है। चंदे में जमा हुई रकम को दावत इस्लामी को भेजने का आरोप पाकिस्तानी संगठन है
दावत इस्लामी। चंदे की रकम को धर्मांतरण में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। वहीं दावत इस्लामी द्वारा SBI के खाते से पैसे लेने का आरोप, दुकान और होटल में डोनेशन बॉक्स लगाने का आरोप। दरअसल सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है और मामले की जांच करने की मांग की है। भारत में भी इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट नंबर जारी कर रखा है और ये मदनी चैनल के नाम से पैसा वसूलते हैं। मदनी चैनल जो पाकिस्तान का चैनल है उस पर यहाँ भारत से पैसा जाता है और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैसा भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनके तार जुड़े हुए हैं, इनके तार दावत इस्लामी से भी जुड़े हैं, इनके तार PFI से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल इन लोगों के पीछे, ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इन लोगों के पीछे जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया का प्रायोजित एजेंडा है, जो भारत में कट्टरपंथी मुआवियाइज़म का इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, जिसे वो खिलाफत 2 वर्जन का नाम देता है। कौसर हसन मजीदी के इन आरोपों के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है और ऐसी जगहों की तलाश कर रही है जहां दुकान और होटलों पर ऐसे दान पात्र लगे हैं। तो भाई चंदे की जमा हुई रकम का क्या होता है, कहां जाता है पैसा, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई है। सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से कल एक प्रार्थना पत्र ऑफिस में दिया गया था। इसमें जो तथ्य बताए गए हैं और साथ ही जो जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं उसके आधार पे आगे की कार्रवाई। फिलहाल जो आरोप सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी की तरफ से लगाए गए हैं वो वाकई गंभीर भी हैं और चौंकाने वाले भी। लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण गैंग के मुखिया उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उमर गौतम के धर्म परिवर्तन कराने से लेकर विदेशी फंडिंग लेने तक का खुलासा हो गया। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं चोरी के सेंसर की और कार छूमंतर। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी में सेंसर लगा हुआ है, अगर आपकी गाड़ी हाई सिक्योरिटी से लैस है और आप बेफिक्र हो गए हैं तो आपकी कार पर चोर हाथ साफ नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर सावधान रहिए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाली कार की चोरी के लिए चोरों ने हाईटेक प्लान बना लिया है और ऐसे ही हाईटेक चोर चढ़े हैं पुलिस के हत्थे, जो नई तकनीक के जरिए लग्जरी कार को चोरी करते थे। देखिए चोरी का सेंसर, कार छूमंतर। आपकी कार में हाई सिक्योरिटी लॉक है, आपकी कार में सेंसर लगा हुआ है, आपकी कार नई तकनीक से लैस है। अगर ऐसा है और उसके बाद आपको पूरा भरोसा है कि आपकी गाड़ी को चोर चुरा नहीं सकता, तो हो जाइए सावधान। दरअसल इन तमाम तामझाम के बाद भी आपकी लाखों की कार सुरक्षित नहीं है। बस उनका एक वार आपकी कार को आपसे जुदा कर देगा। दरअसल प्रयागराज पुलिस के हत्थे ऐसे ही इंटरस्टेज है कार चोरों का। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 5 चोर बड़े ही शातिराना ढंग से कार चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये ना तो कार का शीशा तोड़ते, इस क्रम में जब हमें सूचना मिली कि कुछ वाहन चोर हैं जो लोग और भी गाड़ियों को चुराने की प्रयास कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, तो टीम जा कर के उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसके बाद से उन्होंने बताया कि और भी गाड़ियां उन्होंने जो चुराई हैं उनको कहां रखी है। इस तरह से टोटल 5 गाड़ियां उन्होंने बरामद करवाई। पूछताछ के क्रम में और भी उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो लोग कैसे लग्जरी गाड़ियों के लॉक सिस्टम को, डिजिटल लॉक सिस्टम को ब्रेक करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। उन्होंने जो भी इसके लिए जो डिवाइस थी, टेक्नोलॉजी थी, उसका उपयोग किया। इसके अलावा गाड़ी के जो शीशे हैं वो ब्रेक ना हो, इसके लिए भी वो लोग एक प्रयास। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या टैबलेट का इस्तेमाल करते थे। डिवाइस के जरिए कार के सेंसर को करते थे डीएक्टिवेट।
कार के लॉक की करते थे नई कोडिंग, मास्टर की के जरिए कार को स्टार्ट कर लेते थे। यह एक इंटर स्टेट गैंग है जो यहाँ पर प्रयागराज के अलावा बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल, कई सारे स्टेट्स में लोग सक्रिय हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी गाड़ियाँ मिलेंगी और भी अभियुक्त, जो कुछ मुख्य अभियुक्त अभी भी बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। ये लोग गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में लोग गाड़ियों को सेल किया करते थे। दरअसल पुलिस की पूछताछ में इन हाईटेक चोरों ने बताया कि इनका गिरोह यूपी समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। चोरों के पास से 1.5 करोड़ की कीमत के 5 लग्जरी कार बरामद हुई हैं। वहीं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिवाइस और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। 2 आरोपी फिरोजाबाद और एक प्रयागराज, इटावा और कानपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इन चोरों से पूछताछ में जुट गई है। इनके तार किन किन राज्यों तक फैले हुए हैं और अब तक ये कौन कौन सी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन जिस शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते थे, उसने आपकी कार की सुरक्षा पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अब आपको दिखाने जा रहे हैं नाबालिगों की तस्करी एक्सप्रेस, जिसमें भरकर नाबालिगों को बिहार और पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जाया जा रहा था, जहां उनको मजदूरी के काम में लगाया जाना था। लेकिन बच्चों की तस्करी करने वाले इस गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया और जब ट्रेन को खगाला गया तो बरामद हुए नाबालिग बच्चे, जिनको लालच देकर ये मानव तस्कर गिरोह दिल्ली ले जा रहा था। देखिए नाबालिगों की तस्करी की ये एक्सप्रेस। ट्रेन से बरामद हुए 8 नाबालिग बच्चे। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। अलीगढ़ की रेलवे पुलिस बड़ी सरगर्मी से कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कामाख्या एक्सप्रेस रुकी, वैसे ही धंधनाती हुई रेलवे पुलिस ट्रेन के भीतर दाखिल हुई और जब अंदर जाकर बोगी तर बोगी खंगाला तो 8 नाबालिग बच्चे बरामद हुए, जिनको एक गैंग दिल्ली ले जा रहा था। दरअसल आरपीएफ, जीआरबी को सूचना मिली थी कि मानव तस्कर गिरोह बच्चों को दिल्ली ले जा रहे हैं और इसके लिए वो कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे हैं। जिसके बाद अलीगढ़ स्टेशन पर जैसे ही कामाख्या एक्सप्रेस रुकी और फिर पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू किया तो बोगी संख्या T1, T2, S4 और S7 के साथ साथ S8 से 8 बच्चों को बरामद किया गया। यही नहीं, इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बचपन बचाओ आंदोलन एक NGO है, उसके द्वारा हमारे पुलिस अधिकारियों को जो मेल पे सूचना दी गई कि जो है कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में जो है बिहार से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। उस सूचना पे कंट्रोल रूम के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि ये ट्रेन अटेंड किया जाए, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है। सूचना पे मेरे द्वारा अपने पूरे फोर्स के साथ आरपीएफ को सूचना दी गई, उनको बुलाया गया, चाइल्ड लाइन को बुलाया गया और पूरी ट्रेन को जो है सर्च कराया गया। सर्च कराने पे जो है कुल 8 बच्चे मिले जो नाबालिग हैं, जिनको जो है 4 व्यक्तियों द्वारा जो है काम कराने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था और उनको जो कि सभी नाबालिग हैं। इस दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये सभी बच्चे बिहार के पूर्णिया, कटिहार और पश्चिम बंगाल के हैं और सभी को दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई से लेकर अलग अलग लालच दिया गया था। ये इनका मकसद ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं बिहार में या कहीं भी जो है गरीब परिवार को जो है चिन्हित करते हैं और उनको एक अच्छा पैसा देकर उनके बच्चों को जो काम पे ले जाते हैं और उनसे कोई पूछने पे ये बता देते हैं कि हम बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं या इनकी पढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनको काम कराने के बहाने ले जाते हैं और इनका पूरा रैकेट है। ये इनके ठेकेदार होते हैं, ये जो है वहाँ से मालिक से अच्छा पैसा लेते हैं और बिहार से लेबर सप्लाई करते रहते हैं। ये दिल्ली ले जा रहे थे, दिल्ली ले जाने के बाद जो है ये अलग अलग जगहों पर जहाँ जैसी डिमांड रहती है वहाँ पे काम के लिए भेज देते हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से पूछताछ में जुट गई है कि आखिर इस गैंग के तार किस किस राज्य तक फैले हुए हैं और अब तक कितने बच्चों की ये तस्करी कर चुके हैं। यही नहीं, इस गैंग के और भी सदस्यों की तलाश की जा रही है। एबीपी गंगा की अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट।